स्क्रीनिंग ऑफ कस्टमर्स। नेक्स्ट इट इज स्क्रीनिंग ऑफ कस्टमर्स। तो जैसा हमने पहले भी बात की थी कि बैंक्स को कुछ एक खास करके जो इंडिविजुअल्स हैं या फिर कुछ एंटिटीज हैं उनके अकाउंट ओपनिंग के लिए या फिर उनको किसी भी तरह की सर्विस प्रोवाइड के लिए मना किया गया, एंड खास करके वो पर्संस या वो एंटिटीज जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, तो वहां पर भी बैंक को सावधान रहना चाहिए। सो इस पर्पज के लिए ये जरूरी है कि बैंक्स का एक स्क्रीनिंग प्रोसेस हो जिसमें जो उनके प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स हैं यानी कि होने वाले कस्टमर्स जो हैं जो उनमें एडअप हो सकते हैं या फिर जो उनके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं वो उनके लिए एक कस्टमर ड्यू डिलिजेंस का एक इंटीग्रल पार्ट बन सके। यानी कि अगर आपका स्क्रीनिंग प्रोसेस होगा तो आपको पता होगा कि इस कस्टमर का अकाउंट खोलना है नहीं करना है, या फिर अगर आपका जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड बन चुका है तो आप उसका जो एक्टिविटी थी उसका जो अकाउंट था उसे सीज कर सकते हैं। तो इस चीज के रिगार्डिंग जो स्टेप्स को फॉलो करने चाहिए, लेट अस फॉलो देम, लेट अस लुक एट देम। सो हमें वेरियस जो भी सैंक्शन लिस्ट दी जाती हैं तो बैंक इस तरह के अकाउंट्स को इस्तेमाल करेगा स्क्रीनिंग के लिए फॉर द प्रोस्पेक्टिव एज वेल एज फॉर द एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। ठीक है, यानी कि जो भी सैंक्शन लिस्ट हैं जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के द्वारा दी जाती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा दी गई है, या फिर EU, UK, USA के द्वारा जो सैंक्शन लिस्ट है, या फिर FATF की जो लिस्ट दी गई है, ठीक है, तो इस तरह के कस्टमर्स के अकाउंट खोलने से हमें बचना है। सेकेंड इट इज जो सैंक्शन लिस्ट एडवाइज की गई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, या फिर कोई अलर्ट लिस्ट एडवाइज की गई है FIU IND के द्वारा या फिर FIU इंटरनेशनल के द्वारा, तो उसे भी मैंडेटरी इंक्लूड करना चाहिए इस पर्पज के लिए। फर्दर एक ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए कि ये जो लिस्ट हैं वो अपडेट होती रहे। ये काफी एक भारी भरकम टास्क हो सकती है कि इनको मॉडिफाई करना, या फिर कंसर्न एजेंसी से पहले लिस्ट लेंगे एंड उसे मॉडिफाई करेंगे, ठीक है, एंड अगर किया लिस्ट कब आएगी कब उसे मॉडिफाई किया जाएगा, तो एक ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए इन प्लेस कि ये जो लिस्ट रहे वो अपडेटेड रहे। एंड फर्दर ये जो स्क्रीनिंग प्रोसेस होना चाहिए ना, ये सभी के सभी कस्टमर होने चाहिए इरिस्पेक्टिव कि उनकी रिस्क कैटेगरी क्या है। यानी कि जब भी हम रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करें तो ये देखे बिना कि वो पर्सन कौन से रिस्क कैटेगरी में फॉल करता है, जो स्क्रीनिंग प्रोसेस है ये सभी के सभी कस्टमर्स के लिए होना चाहिए। फर्दर अगर हम एग्जिस्टिंग कस्टमर के लिए भी कर रहे हैं, उनको भी स्क्रीन कर रहे हैं अगेंस्ट द इंक्रीमेंटल रिकॉर्ड जो भी है वेरियस लिस्ट के, तो यहां पर भी इंश्योर करना है कि हमारा जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो कहीं इस कैटेगरी में इंक्लूड तो नहीं हो गया। एंड इफेक्टिव स्क्रीनिंग के लिए बैंक्स के पास एक एप्रोप्रिएट IT एप्लीकेशन होना चाहिए जो रिक्वायर्ड स्क्रीनिंग करेगा एंड जो भी पॉसिबल मैचेस हैं उन्हें वो बताएगा। यानी कि फ्लैगिंग हो सकती है, ठीक है, यानी कि आपने कस्टमर का नेम डाला, ठीक है, उसके फादर नेम या जो भी क्रेडेंशियल्स है वो चीज़ आपने एंटर की है, तो अगर कोई मैचिंग लिस्ट से नाम आता है तो वहां पर फ्लैग जनरेट हो सकता है। देन जब वो अलर्ट आ जाते हैं, यानी कि जब आपके पास मैच का अलर्ट आ गया कि किसी कस्टमर का जो आपने देखा वो मैच का रिजल्ट आ गया, अलर्ट आ गया, तो उसके केस में वहां पर हम मैन्युअली उसे स्क्रूटिनाइज कर सकते हैं, यानी कि जो फॉल्स पॉजिटिव तो नहीं है कहीं पर, एंड इन केस अगर कोई पॉजिटिव फाइंड आउट मिलता है तो वहां पर अकाउंट ओपनिंग का जो रिक्वेस्ट था उसे हम रिफ्यूज कर सकते हैं। जनरली क्या रहता है कि जो बैंक रहते हैं ये प्रोफेशनल एंटिटीज को एंगेज करते हैं कि वो वेरियस लिस्ट जो प्रोवाइड की जाती हैं एजेंसीज के द्वारा उन्हें रियल टाइम बेसिस पर अपडेट करते रहे। ऐसे बहुत से सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो सूटेबल प्लेटफॉर्म देते हैं जहां पर हम नेम मैचिंग प्रोसेस कर सकते हैं अलॉन्ग विद द इन्वेंट्री, यानी कि सूटेबल लिस्ट को रख सकते हैं एंड उसके बेस पर जो मैच लिस्टिंग हो सकती है, ठीक है, जो रियल टाइम बेसिस पर हो सकता है। तो इस तरह का कोई बैंक जो है इस तरह का सर्विस को अवेल कर सकते हैं। देन इट इज फील्ड वेरिफिकेशन। सो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन जो है वो KYC प्रोसेस की सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है, एंड इस पर्पज के लिए जो भी अपने ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट है वो तो आपने ऑब्टेन कर लिए हैं, वो तो बेसिक स्टेप है, लेकिन आप उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर रिलाय कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं वो एडवाइजेबल नहीं है कि आप सीधा ही उनके ऊपर रिलाय कर लें। यानी कि कस्टमर आपके पास डॉक्यूमेंट लेकर आया एंड आपने उनको कॉपी किया एंड जस्ट रिलाय कर लिया उनके ऊपर, दैट वो एडवाइजेबल नहीं है। तो उसके साथ भी कई तरह के जो रिस्क है एसोसिएट हो सकते हैं। सो ट्रू आइडेंटिटी ऑफ द इंडिविजुअल को बेटर अप फाइनल करने के लिए ये चीज जरूरी है कि आप उनके क्रेडेंशियल्स को इंडिपेंडेंटली चेक करें, यानी कि कस्टमर की रिस्क कैटेगरी को देखते हुए, उसके नेचर ऑफ एक्टिविटी को देखते हुए, ट्रांजैक्शंस की एक्टिविटी को देखते हुए, लोकेशन को देखते हुए आप फील्ड वेरिफिकेशन कर सकते हैं। एंड कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं कि आप रेजिडेंस को उनके विजिट करें, प्लेस ऑफ वर्क को विजिट कर सकते हैं, उनके नेबर से इंक्वायरी कर सकते हैं, कलीग से, एम्प्लॉयर से, सप्लायर से कर सकते हैं, फर्दर उनके ऑफिस को विजिट कर सकते हैं, जो उनके आउटलेट है, ब्रांचेज हैं, फैक्ट्रीज हैं या वर्कशॉप है उनको विजिट कर सकते हैं। फर्दर जो उनके कस्टमर हैं या फिर सप्लायर हैं जो बैंक के एसोसिएट हैं उनसे आप इंक्वायरी कर सकते हैं।
एंड अगर आपको कोई अनयूजुअल या फिर abnormal कंडक्ट या पेनेस मिलती है तो उसके बेस पर आप पर्टिकुलर ड्यू डिलिजेंस को फॉलो कर सकते हैं। देन इट इज अदर मॉडलिटीज ऑफ कस्टमर ड्यू डिलिजेंस, कि और कौन कौन सी चीजें हैं जिनको आप कस्टमर ड्यू डिलिजेंस में कवर कर सकते हैं। तो आपने फील्ड वेरिफिकेशन कर ली ड्यू डिलिजेंस के लिए, या फिर और जो इन्वेस्टिगेशन थी आपने वो कर ली है। एंड आप जिस एक्सटेंट तक ये ड्यू डिलिजेंस कर रहे हैं वो डिपेंड करता है कि एक्सटेंट क्या है, कि कौन सा जो रिस्क आप परसीव कर रहे हैं जो आप इतना छानबीन कर रहे हैं। तो यहां पर कोई स्टैंडर्डाइज लिस्ट नहीं है कि ड्यू डिलिजेंस लिस्ट की कोई टेक्निक हो सकती है। तो कोई पर्सन जो है कोई भी इनोवेटिव एंड सिंपल टेक्निक को यूज कर सकता है ताकि वो अपना जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स को वेरीफाई करने का उस नतीजे तक पहुंच सके। सो कुछ एक टेक्निक्स जो हो सकती है डाटा रिगार्डिंग द, कि आप इंटेलिजेंट कन्वर्सेशन करें कस्टमर के साथ, यानी कि वेरियस एस्पेक्ट्स उसके निकालें कन्वर्सेशन के थ्रू, उससे बातचीत के थ्रू ही आप वेरियस एस्पेक्ट्स को बाहर निकालें। सेकंड इट इज रिगार्डिंग कि आप एडिशनल डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है, इनकम के रिगार्डिंग, फाइनेंशियल्स के रिगार्डिंग, वो ऑलरेडी इनहांस्ड जो हमारा ड्यू डिलिजेंस था उसमें कवर अप हो जाता है। थर्ड इट इज रिगार्डिंग कि आप टेलीफोनिक इंक्वायरी कर सकते हैं, जो उसके बिजनेस कॉन्टैक्ट हैं या फिर सोशल कॉन्टैक्ट्स हैं उनके साथ कर सकते हैं, मीडिया सर्च कर सकते हैं, इंटरनेट के ऊपर इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, ठीक है, या फिर जो डॉक्यूमेंट रिलेटेड है, फिर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिलेटेड कस्टमर के है प्रोवाइड की गई कस्टमर के द्वारा, उसको जज कर सकते हैं, उसको अच्छे से गो थ्रू कर सकते हैं, या फिर जो भी इंडस्ट्री के करेक्टरिस्टिक्स हैं या फिर जो एक्टिविटी जिसमें इंडल्ज है कस्टमर, उसकी इंफॉर्मेशन को जांच सकते हैं, या कस्टमर ने जो टर्नओवर शो की है या फिर जो फाइनेंशियल डाटा शो किया है उससे इंडस्ट्री के लेवल डाटा से मैच कर सकते हैं। एंड ये जो चीजें ज्यादातर की जाती हैं ये हाई लेवल रिस्क कस्टमर जो रहते हैं उनके केस में की जाती हैं। नेक्स्ट इट इज कस्टमर एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स। तो ऐसी बहुत सी सिचुएशंस आती हैं कि जब जो पर्सन बैंक के साथ डील करने आया है वो किसी और पर्सन या एंटिटी के बिहाफ पर एक्ट कर रहा है। तो पहली चीज तो ये है कि ऐसा कोई लीगल अरेंजमेंट जो है, बैंकिंग अरेंजमेंट जो है, रेगुलेटरी अरेंजमेंट जो है वो होना चाहिए जिसके तहत वो किसी और पर्सन के बिहाफ पर बैंक के साथ डील कर पा रहा है। तो इसके केस में कस्टमर ड्यू डिलिजेंस क्या होना चाहिए, क्या कंसर्न्स होने चाहिए। तो बैंक का कंसर्न यहां पर ये हो सकता है कि मे बी बैंक के ऊपर इस तरह की डिफिकल्टी हो कि वो पर्सन नॉन कोऑपरेटिव हो, वो बैंक को रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट प्रोवाइड ना करे, या फिर जो डॉक्यूमेंट्स उसके द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं बैंक उनके ऊपर रिलाई नहीं कर सकता। अगर कोई इस तरह की सिचुएशन आन पड़ती है, इस तरह की सिचुएशन दिखती पड़ती है, तो वहां पर बैंक को इस तरह का कोई भी अकाउंट कस्टमर के लिए ओपन नहीं करना चाहिए। एंड अगर कोई एग्जिस्टिंग अकाउंट है तो इस तरह के अकाउंट को क्लोज कर देना चाहिए, जहां पर आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट या तो दिए नहीं जा रहे हैं, कस्टमर कोऑपरेट नहीं कर रहा है, या फिर जो डॉक्यूमेंट दिए गए हैं वो रिलायबल नहीं है। नेक्स्ट इट इज केसेस ऑफ कस्टमर ड्यू डिलिजेंस। तो जब भी हमने अकाउंट ओपनिंग स्टेज पर रहते हैं या फिर इवन हमने अकाउंट खोल दिया उसके बाद ट्रांजैक्शंस चल रही हैं, ठीक है, एंड आपको लगता है कि कोई सस्पिशियन जो ट्रांजैक्शन है या सस्पिशियन कंडीशन है वो राइज हुई है, उस टाइम पर हमें एप्रोप्रिएट प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, विच इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कस्टमर ड्यू डिलिजेंस। लेट अस सी सम इंसिडेंट्स इन दिस कनेक्शन। तो पहला केस क्या हो सकता है, रिगार्डिंग द डाउटफुल पैन कार्ड। अभी कस्टमर ने पेपर्स को सबमिट करवा दिया, यानी कि जब उसने अपना सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करना था उसने आपके पास डॉक्यूमेंट्स को जमा करवा दिए एंड उसने एक पैन कार्ड दिया एंड आपको एक वोटर आईडी कार्ड दे दिया वाइल ओपनिंग द अकाउंट। एंड ड्यूरिंग द सेकेंड लेवल ऑफ स्क्रूटिनी, यानी कि जब आपने स्क्रूटिनाइज किया, जांच पड़ताल की डॉक्यूमेंट्स की, तो एग्जीक्यूटिव्स ने देखा कि जो पैन कार्ड की कॉपी है इट अपीयर्स टू बी ब्रोकन, कि वो सही नहीं है। एंड साथ के साथ उसने ये भी नोटिस किया कि जो फोटोग्राफ है पैन के ऊपर एंड जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के साथ फोटो आई है वो सेम नहीं लग रही है। एंड उन्होंने इस शक को निकालने के लिए वेरिफिकेशन की, यानी कि वो कस्टमर के यानी कि एप्लीकेंट के घर पर गए, जो ट्रेसेबल नहीं था, यानी कि जो एड्रेस प्रोवाइड किया गया था वो ट्रेसेबल नहीं था, ना ही जो आसपास के लोग थे वो उस कस्टमर को पहचानते थे। एंड जब कस्टमर को उसके मोबाइल पर कांटेक्ट किया गया तो उसने किसी भी क्वेरी का जवाब नहीं दिया एंड उसने कहा कि मैं अपना अकाउंट ओपन नहीं करना चाहता हूं। तो ये किस कारण से पॉसिबल हुआ, ड्यू डिलिजेंस के कारण पॉसिबल हुआ। अगर यहां पर जो बैंक एग्जीक्यूटिव था वो इस चीज की तरफ ध्यान ना देता कि पैन कार्ड जो है वो सही से कॉपी नहीं है उसकी, या फिर पैन कार्ड जो दिया गया वो टूटा हुआ है एंड जो फोटोग्राफ्स हैं वो भी मैच नहीं किए हैं, फर्दर उसने इन्वेस्टिगेशन की, विजिट करने की कोशिश की, तब उसके घर का एड्रेस जो था ट्रेसेबल नहीं था, आसपास के लोग उसको जानते नहीं थे, फोन पर कॉन्टेक्ट किया तो उसने जवाब नहीं दिया, ठीक है। सो दैट इज द फर्स्ट केस रिगार्डिंग द कस्टमर ड्यू डिलिजेंस। सेकंड इट इज नॉट रिसाइडिंग एट गिवन एड्रेस। तो दिए गए एड्रेस पर वो पर्सन रह ही नहीं रहा,
तो एक कस्टमर ने अपने पेपर सबमिट किए सेविंग बैंक अकाउंट को ओपन करवाने के लिए, केवाईसी डॉक्यूमेंट दिए जिसमें उसने ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया एंड एक कम्युनिकेशन एड्रेस के लिए उसने डेक्लेरेशन दे दी। उसने डेक्लेरेशन दे दी क्योंकि उसका जो परमानेंट एड्रेस है ड्राइविंग लाइसेंस पर था वो उसने कहा चेंज हो गया, तो बैंक पर्सन ने कहा कि आप अपना एड्रेस का डेक्लेरेशन दे दीजिए ताकि हम आपको कांटेक्ट कर पाए। एंड जब वेरिफिकेशन चेक किया गया तो ये समझ में आया कि कस्टमर तो वहां पे रह ही नहीं रहा गिवन एड्रेस पे। तो जिस एग्जीक्यूटिव ने अकाउंट को लिया था वो उस कस्टमर को उस एड्रेस के बाहर मिला था, लेकिन उस एड्रेस के बाहर मिला था, यानी कि वो अंदर तो गया ही नहीं, तो वेरीफाई नहीं कर पाया। लेकिन जब विजिट किए तब ये पता लगा कि वो एड्रेस गलत है, यानी कि उस एड्रेस पे वो रह ही नहीं रहा। थर्ड, इट इज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नॉट अवेलेबल। ये कॉमनली जो है इशू रहता है। तो एक कस्टमर ने आपको सबमिट करवाए डॉक्यूमेंट्स अपने सेविंग बैंक अकाउंट को ओपन करने के लिए एंड करंट अकाउंट का जो अकाउंट खोलना चाहता था प्रोप्राइटरशिप फर्म के नाम में, वो खोलने के लिए उसने अपने डॉक्यूमेंट्स जो थे बैंक में जमा करवाए। केवाईसी डॉक्यूमेंट जो दिए गए उसमें पैन कार्ड था, ड्राइविंग लाइसेंस था प्रोप्राइटर का, ठीक है, एंड फर्म का एक प्रूफ दिया गया एंटिटी के लिए, प्रूफ के लिए। ड्राइविंग जब उन डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी की गई, डॉक्यूमेंट्स को जब चेक किया गया तो एग्जेक्टिव ने ये नोटिस किया कि जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो यूजुअल ड्राइविंग लाइसेंस जैसा होता है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। तो फील्ड विजिट के दौरान, यानी कि जब फील्ड वेरिफिकेशन की गई तो वो उसे एप्लीकेंट को रेजिडेंस पर मिला एंड उसने कहा कि उसका जो ऑफिस है एंटिटी का वो एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में किसी पास की लोकेलिटी में, एंड उसने 2 डॉक्यूमेंट शो कर दिए। एंड जब उसे ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस दिखाने के लिए बोला गया तो उसने कहा ओरिजिनल नहीं है, उसके पास 2 जो हैं वो कलर्ड कॉपीज हैं। एंड जब वहां पर चेक किया गया डॉक्यूमेंट्स को तो दोनों ही जो कॉपीज थी वहां पर नेम एंड एड्रेस जो थे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वो डिफरेंट थे। नेक्स्ट, इट इज बर्थ सर्टिफिकेट ऑल्टर्ड। तो एक कस्टमर ने सेविंग बैंक अकाउंट का ओपन करवाना था अकाउंट अपनी माइनर बेटी का, तो उसने डॉक्यूमेंट्स दिए अपने एंड साथ में बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट दे दिया। तो वेरिफिकेशन के दौरान जब स्क्रूटिनी की गई डॉक्यूमेंट्स की तो जो एग्जेक्टिव था उसने देखा कि जो फॉन्ट है, फॉन्ट नेम में फॉन्ट जो यूज किया गया एंड जो डेट ऑफ बर्थ में फॉन्ट यूज किया गया है वो सही नहीं है, यानी कि दोनों मिसमैच हो रहे हैं। एंड जब डीड्यूप यहाँ पर एक्सरसाइज की गई, यानी कि डुप्लीकेशंस को चेक किया गया, तो वहां से पता लगा कि एग्जिस्टिंग अकाउंट जो है वो गार्डियन का चल रहा है, उसके नेम एंड उसकी एक माइनर लड़की के नेम है। एंड जब डेट ऑफ बर्थ को कंपेयर किया गया, बर्थ सर्टिफिकेट को कंपेयर किया गया एग्जिस्टिंग अकाउंट के साथ, तो ये पता लगा कि दोनों एक ही कॉपी हैं, जैसे कि उनके जो सीरियल नंबर्स थे वो सेम थे, बट बाकी सभी पर्टिकुलर सेम थे, सिर्फ नेम को एंड डेट ऑफ बर्थ को चेंज किया गया था ताकि एक नया अकाउंट डिफरेंट नेम में ओपन करवाया जा सके।